आज 70वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर एक बार पूरे दिल से मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। 70वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाते हैं और स्वाधीनता दिवस हम लोगों को याद दिलाता है कि किस तरह से हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर, बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर इस देश को आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कराया था। देश जब आज़ाद हुआ, हमने फिरंगी ताकतों को, अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ के बाहर किया। साथ साथ हम लोगों ने इस देश में बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को इस देश के अंदर लागू किया। फंडामेंटल राइट्स दिए, सबको बराबरी का अधिकार दिया और सबसे बड़ी बात हुई कि इस देश के अंदर जनतंत्र की स्थापना की गई। जनतंत्र मतलब लोगों का शासन, कि अब इस देश के अंदर कोई राजा नहीं होगा, इस देश के अंदर कोई हुकूमत नहीं होगी। अगर किसी की हुकूमत होगी तो वो केवल इस देश के लोगों की हुकूमत होगी। हर वर्ष, हर 5 साल में इस देश के लोग चुनाव के अंदर वोट डालेंगे और अपनी सरकार खुद चुनेंगे। वो सरकार लोगों के लिए काम करेगी, लोगों के विकास के लिए काम करेगी, लोगों को संवैधानिक अधिकार दिलाएगी और लोगों के दुख दर्द दूर करेगी। 1947 में देश को आजादी मिली, 26 जनवरी 1950 को देश के अंदर संविधान लागू हुआ, जनतंत्र की स्थापना हुई। दिल्ली के अंदर आजादी के कुछ साल तक, 1950 के बाद कुछ सालों तक लोगों को अपनी दिल्ली सरकार चुनने का अधिकार मिला। लेकिन उसके कुछ साल बाद दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। लोगों ने संघर्ष किया कि भाई जैसे पूरे अन्य भारत के लोगों को अपने प्रदेश की, राज्य की सरकार चुनने का अधिकार है, दिल्ली के लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए। दिल्ली के लोगों को अपने जनतांत्रिक अधिकार से वंचित क्यों रखा जाए? लोगों ने इसके बारे में संघर्ष किया और अंत में 1992 में केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने, देश की संसद ने दिल्ली के लोगों की बात मानते हुए, आंशिक रूप से मानते हुए संविधान का संशोधन किया और दिल्ली के लोगों को आंशिक रूप से यह अधिकार दिया कि ठीक है दिल्ली के लोगों, हम तुमको दिल्ली की सरकार चुनने का अधिकार देते हैं, लेकिन उस सरकार को पूरे अधिकार नहीं होंगे तुम्हारी समस्या का समाधान करने के लिए। उस सरकार को थोड़े से अधिकार होंगे। दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं बेचारे, दिल्ली के लोग मान गए, बोले अच्छा जी जितना दे दिया ठीक है, और
1992 के बाद दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार बनी और पिछले लगभग 24 सालों से दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहे हैं राज्य के लिए। दिल्ली के अंदर लोग वोट डालते हैं, अपनी दिल्ली सरकार चुनते हैं और उस दिल्ली सरकार को कुछ विषयों को छोड़ के अन्य विषयों के ऊपर जनता के मुद्दों को समाधान करने के अधिकार थे। लेकिन पिछले साल 1.5 साल से दिल्ली के अंदर जिस किस्म की गतिविधियां देख रहे हैं कि दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है उसके एक एक करके जितने अधिकार 1992 में संविधान ने दिए थे वो एक एक करके सारे दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार वापस लिए जा रहे हैं। और आज परिस्थिति ये है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के लगभग ना के बराबर अधिकार रह गए हैं। अगर आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार दिल्ली के लोगों के लिए कोई निर्णय लेना चाहे तो वो स्वाधीनता पूर्वक निर्णय नहीं ले सकती, अपने से आपके लिए निर्णय नहीं ले सकती। 1935 में अंग्रेजों ने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में अंग्रेजों ने भारत के लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया था, लेकिन उन प्रतिनिधियों को सरकार चलाने का अधिकार नहीं था। सरकार अंग्रेज चलाते थे, जनता केवल अपने प्रतिनिधि चुनती थी। आज दिल्ली के अंदर जो व्यवस्था है वो उसी अंग्रेजों की जो 1935 के अंदर अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया था, वही व्यवस्था दिल्ली के अंदर वापस लागू कर दी गई है। दोस्तों, आज दिल्ली के लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। आप अपना एमएलए चुन सकते हो, आप अपना मंत्री चुन सकते हो, आप अपना मुख्यमंत्री चुन सकते हो, आप अपने प्रतिनिधि चुन सकते हो, लेकिन उन प्रतिनिधियों को सरकार चलाने का अधिकार नहीं है। सरकार कोई और चलाएंगे। तो दोस्तों, मैं दिल्ली में बहुत घूमता हूं। दिल्ली की जनता के अंदर गुस्सा है। दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि दिल्ली के लोगों के वोट की कीमत महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के लोगों के वोट की कीमत से कम क्यों है। महाराष्ट्र के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर, देश के अन्य हिस्सों के अंदर जब कोई आदमी वोट डालने के लिए जाता है तो वो अपनी प्रदेश की सरकार चुनता है और उस प्रदेश की सरकार को पूरा अधिकार होता है कि वो जिन लोगों ने उनको वोट देके चुना उन लोगों के दुख दर्द दूर कर सके। उस सरकार को सारे अधिकार होते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर जब दिल्ली वाला वोट डालने के लिए जाता है और वो जिन प्रतिनिधियों को चुनता है उन प्रतिनिधियों को सरकार चलाने का अधिकार नहीं होता है। तो दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे वोट की कीमत देश के अन्य हिस्सों के लोगों के वोट की कीमत से कम क्यों है। अगर महाराष्ट्र के लोगों के वोट की कीमत 100 पॉइंट है, हरियाणा के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, उड़ीसा के, वेस्ट बंगाल के, देश के अन्य हिस्सों के लोगों के वोट की कीमत 100 पॉइंट है, तो दिल्ली के लोगों के वोट की कीमत 20 पॉइंट से भी कम है। हमें इस देश के अंदर पूर्ण नागरिक का अधिकार क्यों नहीं है। हम इस देश के आधे नागरिक क्यों हैं। जैसे देश के बाकी हिस्सों के अंदर लोगों को अधिकार है जनतंत्र का, दिल्ली के अंदर लोगों को जनतंत्र का अधिकार क्यों नहीं है, ये दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं। क्या दिल्ली के लोग टैक्स कम देते हैं? क्या दिल्ली के लोग
देश के अन्य लोगों से कम देशभक्त हैं? क्या कारण है कि दिल्ली के लोगों को पूर्ण जनतांत्रिक अधिकार नहीं दिए जा रहे? दोस्तों, ये दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं। और आज स्वाधीनता दिवस के अवसर पर इस विषय के ऊपर चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन फिर भी पिछले 1-1.5 साल के अंदर जितनी भी अड़चनें, जितनी भी बाधाएं, जितनी भी परेशानियां दिल्ली सरकार के, आपके चुने हुए लोगों के, आपके प्रतिनिधियों के काम में जितनी भी अड़चनें लाने की कोशिश की गई, उसके बावजूद आज मुझे कहते हुए फक्र है कि आपकी चुनी हुई सरकार ने पिछले 1.5 साल के अंदर दिल्ली में वो काम करके दिखाया है जिसकी पूरी दुनिया भर के अंदर चर्चा हो रही है। अमेरिका के अंदर चर्चा हो रही है, यूरोप के अंदर चर्चा हो रही है, चीन के अंदर चर्चा हो रही है। सारी दुनिया के अंदर आपकी चुनी हुई सरकार के कामकाज की चर्चा हो रही है। मैं आज यहां पे पिछले 1.5 साल में सरकार द्वारा किए हुए कामों को नहीं गिनाना चाहूंगा, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, किसी भी देश का विकास उस देश की सरकारें नहीं करती हैं। देश का विकास वहां के लोग करते हैं। सरकार का काम होता है लोगों को तैयार करना। और आपकी चुनी हुई दिल्ली की सरकार ने और बहुत सारे काम किए हैं पिछले 1.5 साल के अंदर, लेकिन जो सबसे बड़ा काम किया है वो किया है कि दिल्ली के लोगों को तैयार करना, दिल्ली के लोगों को शिक्षित करना, दिल्ली के लोगों को स्किल देना, दिल्ली के लोगों को स्वस्थ करना। शिक्षा और स्वास्थ्य के केंद्र के अंदर जो क्रांतिकारी काम दिल्ली के अंदर किए गए हैं, वो अपने आप में पूरे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए अपने आप में एक मॉडल के रूप में स्थापित हो रहे हैं। एक गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजा करता था। पहले सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब थी। सरकारों ने जानबूझ के सरकारी स्कूलों को खराब कर रखा था, क्योंकि सरकार ने मंत्रियों के अपने प्राइवेट स्कूल चला करते थे। उन्होंने सरकारी स्कूलों को जानबूझ के खराब किया और धीरे 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 सरकारी स्कूल खराब होते गए। जिसके पास भी थोड़ा सा पैसा आ जाता था, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करता था। लेकिन पिछले 1.5 साल के अंदर जितना काम दिल्ली के सरकारी स्कूलों को ठीक करने के लिए किया गया है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है, अपने आप में क्रांतिकारी है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर उत्सव का सा माहौल है। अभी पिछले दिन आप लोगों ने देखा होगा, पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना था। पहली बार पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। पहली बार पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया। लगभग 12 लाख बच्चों के पेरेंट्स, 12 लाख बच्चों के पेरेंट्स स्कूल में गए, लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर अपने अध्यापकों, बच्चों के अध्यापकों से मिले। और जो उत्साह, जो खुशी उन पेरेंट्स के चेहरे पे झलक रही थी, वो बयान नहीं की जा सकती। लेकिन इसका सबसे अच्छा असर पड़ा टीचर्स के ऊपर। कई टीचर्स से हम लोग मिले। एक टीचर ने, उसकी आंखों में टप टप आंसू बह रहे थे। उस टीचर ने कहा, जी मैं पूरी कोशिश किया करती थी बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन मेरे मन के अंदर एक हमेशा ये शंका, ये संदेह रहता था कि ये गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। कहती है, आज मैं रेहड़ी पटरी वाले से मिली, रिक्शा वाला आया अपने बच्चे के बारे में बात करने के लिए।
आज सब्जी वाला है अपने बच्चे के लिए बात करने के लिए, कहती है इन सबसे मिलने के बाद मेरे भी विचार बदले हैं कि एक गरीब आदमी अपने बच्चे की शिक्षा के ऊपर जितना पैसा और जितना ध्यान देना चाहता है वो कोई नहीं देना चाहता। हर गरीब आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, मेरा बच्चा भी बड़ा होकर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। एक और टीचर ने बताया, कहता है कि जब हम पैसे बांटते हैं, मान लीजिए वजीफा बांटना है, किताबों के पैसे बांटने हैं, किताबें बांटनी है, नोटबुक बांटनी है, कहता है इतनी लंबी लाइन उसमें भी नहीं लगती जितनी लंबी लाइन आज पेरेंट्स की अपने अपने बच्चों के अध्यापकों से मिलने में लगी है। पिछले 1.5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक एक क्लास के अंदर 100 150 बच्चे पढ़ा करते थे। तकलीफ होती है, एक क्लास के अंदर 150 बच्चे नहीं पढ़ सकते, आप टीचर को कैसे दोष दोगे? शिक्षा मंत्री जी ने और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने, दोनों ने और उनकी टीम ने रात दिन 24 घंटे मेहनत करके 8000 नए क्लासरूम बनवाए। 8000 नए क्लासरूम ऐतिहासिक है, कभी नहीं हुआ। 8000 नए क्लासरूम का क्या मतलब हुआ? एक स्कूल में मान लो कितने कक्षा होती है? 30 कमरे, 40 कमरे। एक स्कूल में 40 कमरे होते हैं ज्यादा से ज्यादा। 8000 क्लासरूम का मतलब है 200 नए स्कूल बनाए पिछले 1 साल के अंदर। 200 नए स्कूल। दिल्ली सरकार में 1100 स्कूल हैं। 65 साल में 1100 स्कूल बने और 1 साल के अंदर 200 स्कूल बने। बहुत ऐतिहासिक परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं। और जो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, कई स्कूल अनाप शनाप फीस बढ़ा देते हैं, पेरेंट्स बड़े दुखी थे। सारे स्कूल खराब नहीं है, लेकिन कुछ स्कूल उन्होंने लूट मचा रखी थी। पिछली सरकारें कुछ करती नहीं थी, क्योंकि पिछली सरकारों के मंत्री प्राइवेट स्कूल वालों की जेब के अंदर होते थे। पिछली सरकारों के मंत्रियों को अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को, अपने दोस्तों के बच्चों को सिफारिश करके प्राइवेट स्कूलों में भर्ती कराना होता था। तो उनको लगता था यार अगर प्राइवेट स्कूल वालों से दुश्मनी ले ली तो हमारी सिफारिश नहीं मानेंगे, तो इसलिए वो प्राइवेट स्कूल वालों की मनमानी चल रही थी। हम लोगों की सरकार में एक बच्चे की सिफारिश मैंने नहीं की पिछले 1.5 साल के अंदर। एक बच्चे की सिफारिश। मनीष सिसोदिया ने एक बच्चे की सिफारिश नहीं की किसी भी स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए। मेरा अपना बेटा नोएडा जाता है पढ़ने के लिए। अभी भी दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं मैं, जिस मर्जी स्कूल में चाहूं अपने बच्चे का एडमिशन करा सकता हूं। एक फोन करने की जरूरत है, उस स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने सिफारिश करके अपने बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में कराया, तो कल को जब वो स्कूल अपनी फीस बढ़ाएगा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं होगी स्कूल को कहने की कि फीस मत बढ़ाओ। इसलिए मेरा बच्चा अभी भी नोएडा जाता है पढ़ने के लिए। हमने एक भी बच्चे की सिफारिश नहीं की, इसलिए हमारे अंदर जिगरा है, हमारे अंदर हिम्मत है। इस साल हम लोगों ने एक भी प्राइवेट स्कूल को अपनी फीस नहीं बढ़ाने दी। दिल्ली के अंदर जिन जिन प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ाई थी, सब लोगों को ऑर्डर करके, सब स्कूल वालों को ऑर्डर करके उनकी फीस कम करवाई, और उन्होंने जो ज्यादा फीस ली थी वो बच्चों को रिफंड करवाए, बच्चों के माँ बाप को पैसे रिफंड करवाए गए। तो ये जो एजुकेशन के अंदर माफिया चल रहा था, इस माफिया को तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है दोस्तों। और दूसरा काम स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर। आज
अगर कोई बीमार हो जाए घर में, थोड़ी सी बड़ी बीमारी हो जाए तो किसी बड़े अस्पताल में चले जाओ, किसी बड़े अस्पताल में चले जाओ, पूरी जमा पूंजी लुट जाती है, जमीन बेचनी पड़ जाती है, जेवर बेचने पड़ जाते हैं। तो एक तरफ हमने दिल्ली सरकार के सारे अस्पतालों के अंदर सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए और सारे डॉक्टरों की फीस मुफ्त कर दी। दिल्ली अकेला राज्य है पूरे देश के अंदर जहां सरकारी अस्पतालों के अंदर सारा इलाज माफ किया गया है। और दूसरी तरफ पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह 100 मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, 100 डिस्पेंसरियां बनाई गई हैं और इस साल के अंत तक 31 दिसंबर तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनकर तैयार हो जाएंगे। 1.5 साल के अंदर 1000 डिस्पेंसरी बनाना, मुझे लगता है ये भी एक क्रांतिकारी कदम है दोस्तों। तो सरकार का सबसे पहला काम है और सबसे महत्वपूर्ण काम है अपने लोगों को तैयार करना, अपने बच्चों को तैयार करना, अपने बच्चों को शिक्षित करना। क्योंकि अगर ये सारे बच्चे पढ़ लिख गए तो ये बड़े होकर दिल्ली का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे दोस्तों। और भी बहुत सारे काम हैं। सारी बाधाओं के बावजूद, सारी अड़चनों के बावजूद, जितनी अड़चनें हमारे काम में लाने की कोशिश की गई, उसके बावजूद दिल्ली सरकार ने बहुत काम किया है। लेकिन आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं दोस्तों। हम सब जानते हैं कि कितनी महंगाई हो गई है। एक गरीब के घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। एक गरीब के घर में उसे बच्चों का पढ़ाना मुश्किल हो गया है, बच्चों को पालना पोसना मुश्किल हो गया। आज दाल 200 रुपए किलो है, तो एक गरीब आदमी बेचारा अपने घर को कैसे चलाएगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, those who have less in life should have more in law। जिन लोगों को भगवान ने कम दिया है जिंदगी में, उनके लिए कानून में ज्यादा प्रावधान होना चाहिए। गांधी जी ने भी कहा था, उन्होंने एक तावीज दिया था कि जब भी कोई काम करो तो उस आखिरी आदमी को ध्यान में रख के करो। आम आदमी पार्टी की सरकार सबकी सरकार है। अमीरों के लिए भी काम करती है, मिडिल क्लास के लिए भी काम करती है, गरीबों के लिए भी काम करती है। लेकिन ज्यादा काम मिडिल क्लास और गरीबों के लिए करती है और सबसे ज्यादा काम गरीबों के लिए करती है। आज हम दिल्ली के अंदर मिनिमम वेजेस बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं। अभी तक दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी, मोटे मोटे रूप में बता रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर इस हफ्ते कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसके बाद एग्जैक्ट फिगर अनाउंस की जाएंगी। लेकिन मोटे मोटे तौर पे आज दिल्ली में अनस्किल्ड लेबर का न्यूनतम मजदूरी 9,500 रुपए है। इसे बढ़ाकर 14,000 रुपए किया जा रहा है। सेमी स्किल्ड लेबर की 10,600 रुपए न्यूनतम मजदूरी है, इसे बढ़ाकर 15,500 रुपए किया जा रहा है। स्किल्ड लेबर की 11,600 रुपए न्यूनतम मजदूरी है, इसे बढ़ाकर 17,000 रुपए किया जा रहा है न्यूनतम मजदूरी। मेरा अपना ये मानना है। कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा, कुछ इंडस्ट्री के लोग, कुछ व्यापारी, उन्होंने कहा जी हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रॉफिट गिर जाएगा, हमें तकलीफ होगी। मैंने उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन किया। मैंने कहा जब देश का विकास हो रहा है, अभी तक जो देश का विकास हुआ, अभी तक जो हमारे देश के विकास का मॉडल था,
उस देश के विकास के मॉडल में जो सुपर रिच लोग हैं वो अमीर होते गए, अमीर होते गए, अमीर होते गए, और जो गरीब लोग हैं जो बिल्कुल हाशिए पे खड़े हुए हैं वो और गरीब होते गए, और गरीब होते गए, और गरीब होते गए। अब सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जो हाशिए के ऊपर खड़े हुए लोग हैं उनके लिए स्पेसिफिक नीतियां बनाई जाएं ताकि उनकी जेब में और ज्यादा पैसा डाला जा सके। अगर हम सरकार नीतियां बना के ज्यादा पैसा गरीबों और मिडिल क्लास की जेब में डालती है तो इससे पूरी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, सभी चीजों की डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर एक तरह से बूम आएगा। लेकिन अगर आप ऐसी पॉलिसीज बनाते हो जिसमें केवल सुपर रिच लोगों का भला होता है और बाकी सारी जनता गरीब होती जाती है तो इससे अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठ जाता है। क्योंकि अगर सुपर अमीर लोग तो हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, बड़ी बड़ी कारें खरीदते हैं, लेकिन अगर आप आम आदमी की जेब में ज्यादा पैसा देते हो तो उससे आम आदमी साबुन खरीदता है, कपड़े खरीदता है, अनाज खरीदता है और अर्थव्यवस्था के अंदर डिमांड बढ़ती है। तो हमारी इस ऐलान से न केवल गरीबों का भला होगा बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि पूरी अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा फिलिप मिलेगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से देश के अन्य मुख्यमंत्रियों को और माननीय श्री प्रधानमंत्री जी से भी अपील करता हूं कि जो ऐतिहासिक फैसला मिनिमम वेजेस का बढ़ाने का हम लोगों ने लिया है ये पूरे देश के अंदर लागू किया जा सके। दोस्तों, तो एक तरफ हम लोगों को सबको मिलके दिल्ली के लोगों के जनतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ते रहना पड़ेगा और दूसरी तरफ जितने भी अधिकार आज हमारे पास बचे हैं, मैं तो कहता हूं हम आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं। कल तक हमारे पास कोई सत्ता नहीं थी, कोई पद नहीं था, तब भी हम इनसे लड़ झगड़ के कई काम करा लिया करते थे। अब कम से कम पद तो है, थोड़ी बहुत अधिकार तो है, उसी में 24 घंटे काम करके जितने भी लिमिटेड संसाधन और पावर हमारे पास बचे हैं उनको इस्तेमाल करके दिल्ली के लोगों के साथ मिलके दिल्ली के लोगों को, दिल्ली को एक खुशहाल शहर बनाएंगे। जय हिंद।